जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवत क्षेत्र अथवा श्वेत पर्वत के नाम से भी कहा गया, क्योंकि यहाँ की कुछ नैसर्गिक संरचना अन्य देश के बनावट से अलग है। पर्वतीय भूभाग है और ज्यादातर ठंडे एरिया है। में ऐसा वर्णित है, इति तत्परम स्थानम देवापि दुर्लभम 50 योजनाम त्रिलोचनम विस्तृतम इदम च स्वर्गनंदन च पृथ्वी तमहो विभो। 50 योजनाम कहने का मतलब, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई में 50 योजन और चौड़ाई में 30 योजनम विस्तृतम। विस्तृत कहा जाता है चौड़ाई के लिए। गंगा द्वार वर्तमान में पड़ता है हरिद्वार में। हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय और तमसा जो कि वर्तमान में टोस नदी से लेकर बोधांचल अथवा नंदा पर्वत से शुरू आती बाड़ात पर्वत श्रेणी नंदा देवी तक फैला है और बाधाड़ पर्वत श्रेणी कुमाऊं को गढ़वाल से अलग करती है। यहाँ पर मैं यह बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो मेरा एपिसोड है ये कुछ किताबों पर आधारित है, जो भी इतिहास से संबंधित किताब है। मेन रूप से शिव प्रसाद डबराल जी, बद्रीदत्त पांडे जी, अजय सिंह रावत जी, उनके जो भी उन्होंने लिखा है मैं एज इट इज उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषा उनकी अपनी है और प्रस्तुतिकरण का मेरा अलग अंदाज है। इसके अलावा बुनियादी रूप से समझने के लिए हमें कुछ बार बार इसमें अपने काफी सारे पुराणों में भी इन शहरों के नाम आते हैं, जिसमें कि शिव पुराण महाभारत में विष्णु के पूर्व अवतार व सृष्टि की उत्पत्ति का आधार माना गया। रक्ष यज्ञ के पश्चात शिव जी ने जागेश्वर धाम में तपस्या की थी और इसी जगह पर कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इसके आते हैं जो कि द्रोणाचार्य से भी संबंधित होते हैं। द्वाराहाट जहाँ पर द्रोणाचार्य जी तपस्या करते हैं, द्रोणांचल पर्वत भी है। द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय तथा अन्य जो सनत कुमार है, उन्होंने ब्रह्मा के इस क्षेत्र में तपस्या की है। किसी भी विवादित प्रसंग के लिए चैनल, वेबसाइट अथवा यूट्यूबर जिम्मेदार नहीं होगा। मेरा काम केवल जानकारी को आगे को बढ़ाना। प्रसंग आता है महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नागराज की कन्या उलूपी से विवाह गंगाद्वार क्षेत्र में हुआ था। गंगाद्वार तब नागों की राजधानी हुआ करती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर में भारत में काशी युग से मानव ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक युग में प्रवेश किया होगा। इस काल में मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम मिलते हैं। शासनकाल में भी कुषाण सम्राट कनिष्क के परिवार को मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में अधिकार जमाने का प्रमाण मिलता। उनकी मुद्राएं अल्मोड़ा जनपद और कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है, जो कि वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। कुषाण सत्ता के अधिक समय तक राज नहीं कर पाई। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पात्र में नेपाल के पश्चिम में स्थित रुहेलखंड और यमुना का वेस्टर्न एरिया भी इंक्लूड थी। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त राजवंश का प्रताप ढलने लगा था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य हिमालय के क्षेत्र में भौगोलिक परिवर्तन आया। राजाओं के विस्तार के साथ साथ तत्कालीन मुगल वंश के समय में भी कुमाऊं इसको कहा जाता था। अब गढ़वाल पे आते हैं। गढ़वाल की तरफ को गढ़वाल शब्द जो परमार की देन है। 14वीं शताब्दी में परमार वंश के एक राजा अजय पाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों को एकत्र किया और इन गढ़ों अंचल को इकट्ठा करके एक गढ़वाला नाम दिया, तो कालांतर में गढ़वाल हो गया। ऐसी मान्यता है। हिंदी भाषा एक प्रसिद्ध कवि भूषण ने राजा फतेह शाह की स्तुति में रचित काव्य रचना में इस प्रकार से है। सुयस ते भजी मुख भूषण भिनिग्यो बड़ी गढ़वाल राज्य पर राजसो बसाने को। अब ये लैंग्वेज मेरे लिए थोड़ा अनअंडरस्टैंड है, तो मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। स्क्रिप्ट मैंने लिख ली है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। उसका क्या हिंदी बनेगा तो क्या अंग्रेजी बनेगा। इसके आगे ठाकुर सूरबीन पुराना दरबार टिहरी संग्रह में एक ताम्रपत्र जो कि संवत 1757 यानी कि 1700 ईस्वी में भी अब तब के जो नोटियालू ने 950 रुपल्ला जाता 30 का दयाल सेन फादुकी मरा शेरो सदामत सासो वरे जमाऊ गढ़वाल 97 चरो बुकेड़ नी हरी 605 रुपयला भाषा पत्र
अब ये भी लैंग्वेज मैंने अनअंडरस्टैंड है, इसलिए मैं इसका आपको मतलब नहीं समझा सकता हूँ। मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट अपने बगल में लगा दिया, आप चाहे इसको गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये किसी ने अपनी कन्या के धन के रूप में दिया होगा राजा को ये क्षेत्र, या जो भी है 605 रुपये ना कुछ इस तरह का वर्ण है। चलो हम इससे थोड़ा आगे आते हैं। कहने का मतलब भी इन दो जो ताम्रपत्र मिले वहां पर गढ़वाल शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध वेस्टर्न विद्वान ग्रिप्सन का मत है कि गढ़वाल तथा कुमाऊं के आदि निवासी किरात थे। प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी, जगत माता दुर्गा, पार्वती को भी किराती नाम से संबोधित किया गया। संस्कृत में कृ और अत नाम किरात बना, जो कि विषम भौगोलिक परिस्थिति को यहाँ की प्रदर्शित करता है। गंगा नदी की पर्वतीय घाटी में बहने वाली नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उसकी जाति में किरात का इस्तेमाल होता था। 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी किरात जाति को बताया है। साथ ही साथ महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4, वन पर्व के अध्याय 9 में भी किरात शब्द, महाकवि बाल भट्ट ने कादम्बरी लिखी, उसमें भी किरात लोगों का इस भूभाग में होना बताया। जो भी यहाँ का वर्ण है वो महाभारत कालीन माना जाता है, और महाभारत में जो हमारा महाकाव्य है उसके वन पर्व में यहाँ के अधिकांश हिस्सों का अलग अलग नाम से इनको लिया गया है। गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में सुबाहु नरेश की राजधानी में रखे थे, जो आज श्रीनगर जो हमारा गढ़वाल वाला श्रीनगर है, श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। किरात तरंग कीर्ण पुलिंद तत्सकुलम हिम वत्स वरम च ज्येष्ठम पिकाशस सम्मुखत। अगर हम रामायण काल में देखते हैं रामचंद्र जी की जब वनवास पे जाते हैं तो कुलगुरु वशिष्ठ जी भी ने भी इसी किरात भूमि जो हिमवात क्षेत्र है हिंदाव टिहरी गढ़वाल में आकर एक कंदरा में अपनी पत्नी अरुधंती के साथ कुछ वर्ष रहे थे। इसके अलावा रामायण महाभारत काल तक ये क्षेत्र किरात वन पर्व के चैप्टर 36 में लिखा है कि किराना महादेव शिवजी से अर्जुन का संग्राम हुआ था, और केदार खंड के स्कंद पुराण के चैप्टर 181 में वर्णित है किरात्मना महादेव स्वबाणम प्रजाधर एव सौ भृभूषम फागुनस्य सतलस्य। जिस स्थान पे किरातों ने अपने मुखिया कहते हैं शिव जी के ध्वस्त ने युद्ध किया था, वह विल्लभ केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया है। अब उत्तराखंड की मेन इकोनॉमी का जो बिग बोन जो रहा हरिजन रहा, जिन्हें शिल्पकार के नाम से आता जाता है। तो धीरे धीरे समय बदलता रहा और राज्य सत्ता प्रणाली होती है तो राजा को क्या होता है जरूरत पड़ती है कि उनके लिए हथियार बना सके जो उनकी सेवा कर सकते। तो इसलिए राजा का संरक्षण प्राप्त था, जो कि कहा जाता है कि किरात तो कहीं वंशज थे। बाद में कोल जाति को उनका ग्राम से सेवक बनना पड़ा था, और बाद में धनुषवाड़ आखेट के लिए आते हुए शव जाति में भी यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, जिनका मुख्य पेशा था पशुपालन अश्वपालन। और इन लोगों ने भी मिस्रवासियों की तरह उनकी कुछ मृत्यु के उपरांत समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की परंपरा थी। शक मूलतः खस के वंशज थे। हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश कत्यूरी भी शकों से कनेक्टेड था, ऐसा कहा जाता है। कत्यूरी नरेशों के समकालीन चंदेल के खुजराहों के शिलालेख में भी खस नरेश की ताकत को अजमाया था। अब कुमाऊं के ब्राह्मण और राजपूत में भी समय बीतने का ऊंच नीच का जो एरिया था वो दिन पर दिन बढ़ने लगा था, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय अपने आप को श्रेष्ठ समझता था और राजपूत जो था अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान थे, और आज भी महान है। हर किसी का अपना अपना स्किल्ड होता है। जहां पर ब्राह्मण समुदाय पूजा पाठ अथवा धार्मिक का अनुष्ठान करता है और राजपूत जो देश की सुरक्षा करता है। इस पहला राजा गरुड़ ज्ञानचंद था, जो कि सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास उसके दरबार में गया था। ये या तो फिरोज शाह तुगलक है या ये दौलत खां लोधी था। अलग अलग किताब में इसका अलग अलग उल्लेख आता है। मैं अलग अलग बुक का इसमें रेफरेंस है, कल की बुक अलग थी और आज की बुक अलग है। फिलहाल जो भी है सुल्तान से ज्ञानचंद के द्वारा
बहुमूल्य चीजें देता है, जिससे बहुमूल्य चीजें से प्रसन्न होकर से गरुड़ की उपाधि दी। इसके साथ ही कुमाऊं का तराई प्रांत भी उसको सौंप दिया गया, परंतु जल्दी ही इस पर संभल के नवाब ने अधिकार कर लिया, जिसे बाद में उसे वापस करना पड़ा। ज्ञानचंद के बाद माणिकचंद के समय में खयास खां पर्वतों तक का घुसता हुआ चला आया और यहाँ कुमाऊं के राजा माणिकचंद ने उसके निर्वाह के लिए कुछ गांव उसको दिए थे। दिल्ली ताजा खां को कुमाऊं में रफ खां को पकड़ने के लिए भेजा। समकालीन मुगल दरबार अकबर और जहांगीर थे। लक्ष्मीचंद गढ़नरेश के राज्य में तो बार बार आक्रमण करता था, किंतु मुगल बादशाहों द्वारा सदस्य सशक्त विदेशियों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। इसी अर्थ में उसे लखुली बिराली उपनाम दिया गया। अपने स्वजातीय राजाओं के विरुद्ध भी उनकी दिग्विजय होती थी और ऐत्रिक हजूरी कायम रखी। वाकियाते जहांगीरी का लेख में बताता है कि रूपचंद की तरह ही लक्ष्मीचंद ने भी मुगल दरबार में अपनी दर्ज की थी। यहाँ पर वो अनेक बहुमूल्य वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं, नगद धनराशि भेंट के रूप में लाया करता था। इन भेंटों को गूठ नामक उत्कृष्ट, जिसमें पहाड़ी घोड़े हो गए, बाज हो गए, शिकारे, तलवार, खुखरिया समेत अनेक सारी एज गिफ्ट के रूप में बादशाह सलामत को भेंट करता था। अब इस संबंध में डॉक्टर श्यामलाल का तर्क है कि वाज बहादुर संध के समय कुमाऊं के तराई क्षेत्र में मुगल बादशाह शह पाकर कटेहरिया ने अधिकार प्रारंभ कर लिया। फलतः उसने शाहजहां के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अवसर पर वो अपने साथ चौवर, कस्तूरी, निरीखवी, घोड़े, खुखरी, सोने चांदी के बर्तन बादशाह सलामत की खिदमत में ले गया। यही से गढ़ राज्य के विरुद्ध बादशाह का साथ भी दिया। बदले में उसे बादशाह ने कुमाऊं का जमींदार घोषित किया गया और मुरादाबाद का सूबेदार रुस्तम खां व नवाब खलीकुल्ला की सहायता से उसे माल का प्रांत भी दिलवा दिया गया। शाहजहाबाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। 1665 सन के 1663 के मध्य वाज बहादुर ने भी उनकी मित्रता स्वीकार नहीं कहना चाहिए, जिसको इसके लिए शब्द आता है भातृघातक युद्ध में दारा शिको व सुलेमान के शिको को भी कुमाऊं में भागकर शरण के लिए आना पड़ा, क्योंकि उस समय जितनी पहाड़ की वादियां ज्यादा सुरक्षित थी, थोड़ा एकांत भी था। परंतु वाज बहादुर ने सुलेमान को शरण नहीं दी, फलतः गढ़वाल के राजा के पास जाना पड़ता। बाद में गढ़नरेश राजकुमार ने विश्वासघात कर सुलेमान को शिको और औरंगजेब को सौंप दिया और बाद में धोखे से औरंगजेब ने उसको दिल्ली बुलाता और दिल्ली बुलाकर इस तरह से मुगल बादशाह को मरवा दिया गया था। बहादुर शाह जफर के बाद, वाज बहादुर के बाद जगत चंद ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के समय में बहुमूल्य चीजें भेजी थी। बदले में दिल्ली पति शाह आलम बहादुर शाह उसके लिए फरमान और खिल्लत भेजी थी। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों के समय कुमाऊं में चंद्रवंशी राजाओं के संबंधों का पता भी सिक्कों से चलता। कुमाऊं में आज भी पुराने मंदिरों में ताबे सिक्के मिलते। इसमें उत्कृष्ट लिपि पर्शियन है, जो कि खरोष्टी लिपि की भांति दाएं से बाईं तरफ को पढ़ी जाती है। डॉक्टर श्यामलाल का कहना है कि चंद राजाओं के अभी तक कोई ऐसे सिक्के नहीं मिले। कुमाऊं में दाम, डेपुना, टका, रुपया, पैसा आदि प्रचलित रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित जीतल और मुगल बादशाहों के द्वारा मोहरे भी यहाँ प्रचार में रहे होंगे। अवध के नवाब मंसूर अली खां के सिक्के यहाँ रोहेले द्वारा लाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ताम्र सिक्के मिल जाते हैं। इसमें अग्रभाग में मोहम्मद तुगलक और पृष्ठभाग में सिख जर खेर उर अरिद वद जमींदार मोहम्मद तुगलक का उत्कीर्ण मिला है। अब सन 1982 में गंगोली हाट के कालिका मंदिर के पास देवदार के वृक्षों के झुरमुट के नीचे एक व्यक्ति को जमीन के अंदर ताबे में 300 ताबे के सिक्के मिले थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने लखनऊ म्यूजियम में रखने के लिए भेज दिया। सिक्के सभी एक दूसरे नहीं थे, कोई बड़ा था तो कोई छोटा, मोटाई में भी काफी बड़े थे। इनमें जो लिखावट थी वो भी एक जैसे नहीं थे। इससे ऐसा लगता है कि अलग अलग सुल्तानों द्वारा जारी किए गए और यहाँ पर जो रोहिलों द्वारा लाए गए
इन्हीं मंसूरी सिक्कों के प्रचलन में आने और उसकी लूटपाट से बचने के उद्देश्य से जो जिसने भी इनको कलेक्ट किया, सुरक्षा की दृष्टि से एक गड्ढा खोद के इनको सुरक्षित रख दिया गया या जमीन में छिपा दिया गया। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के सिक्के लक्ष्मी चंद के, नूनाकोट में ताम्रचंद और जगत चंद के, वरम और चंपावत ताम्र पत्रों का रुपया और पैसे का उल्लेख मिलता है। निश्चय ही मुगलों के साथ चंदों के संबंधों के प्रतीक है। और मुगल कालीन सिक्कों जो चंद्र राजा उसी के आपसी जैसे वो लोग गिफ्ट देने जाते थे तो उनके बदले उनको सिक्के मिलते थे। सीमावर्ती गांव में तिब्बती सिक्के भी प्रचलन में चलते थे, क्योंकि तिब्बती तांबे के सिक्के भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। यह मुद्रा जायती राजते 1756 इस बात की तरफ संकेत करता है। ये मुद्रा बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए उद्देश्य से लाई गई, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ के समान महान और सर्वोच्च धामों में मुस्लिम शासकों के नामों वाले सिक्के भी चढ़ाना उचित प्रतीत नहीं रहा होगा। यही स्थिति अन्य दो राजाओं के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होते। तात्पर्य है कि कदाचित गढ़वाल में भी दिल्ली के सिक्के चलते रहेंगे। अब इसके बाद अच्छा, चंद्रों का प्रशासन। चंद्रों के इतिहास की भांति इनका प्रशासन भी कम रोचक नहीं है। वस्तुतः चंद्रों के शासनकाल की काफी दिमाग की उपाधि राजवाड़ थी। तो चंद्रों के राजकुमार अपने नाम के पूर्व में महाराज, कुमार, कुंवर या गुसाई लगाते थे। महाराज कुमार नाम के पहले लगता था, जबकि कुंवर और गुसाई नाम के अंत में इस्तेमाल में होते थे। इसमें महाराज कुमार व गुसाई प्राय युवाओं के प्रति एक उपाधि थी। अपवाद अगर हम मान लें कि भारती चंद के जाख बरडोई, श्री राजाधिराज महाराजा श्री ज्ञानचंद, श्री ज्ञान जगत चंद, श्री राजा ज्ञान चंद्रदेव जीव, श्री महाधिराज श्री राजा लक्ष्मण चंद्रदेव, महाधिराज श्री राजा बाज बहादुर चंद्रदेव, महाधिराज श्री राजा कल्याण चंद्र बहादुर देव आदि होती थी। जहां तक नरेशों द्वारा अपने ताम्र को वीडियो अभी और भी है। अभी मेरा थोड़ा मोबाइल हैंग करा क्योंकि इसका स्टोरेज हो चुका है खत्म। तो बाकी टॉपिक्स को मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। आप वीडियो में बने रहें। और ये दोनों मेरे ही प्रोडक्ट हैं। एक मेरा ब्लॉग चैनल का, अगर आप यात्रा वृत्तांत संबंधी, विलेज लाइफ स्टाइल संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, और इस पर तो मैं रहता ही हूँ और मैं किसी भी चैनल पे वीडियो रिलीज कर सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।